भौतिक विज्ञान। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन सी राशियां हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, उनके मात्रक क्या है, इसी पे चर्चा हो रही थी, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है परिचय का, आवश्यक इतना आना चाहिए। तो इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया था। दूरी हो गया था, यस, दूरी, द्रव्यमान, ताप और समय हो गया है। आज विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा क्या चीज़ है? ये मूल राशि है, मूल राशि में इसको रखा गया है और ये भौतिक विज्ञान की आधारशिला है। इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या मात्रक है, वो सभी चर्चा करेंगे आज। तो हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। लग गया हेडिंग, इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक और तथ्य थोड़ा स्पष्ट कर दें जो कल मैंने पढ़ाया था, वो था द्रव्यमान। द्रव्यमान का एक और विशिष्ट गुण होता है, उसको याद रखिएगा। जैसे न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक जो द्रव्यमान होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो प्रत्येक दूसरे द्रव्यमान को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। द्रव्यमान कभी प्रतिकर्षण बल नहीं लगाता, सदैव कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण बल। ये हमने बता दिया था। और द्रव्यमान को जिस बल से पृथ्वी के अपनी तरफ खींचती है उसे भार कहते हैं वस्तु का, ये भी बता दिया गया है। इसमें एक बात ध्यान में रखना कि द्रव्यमान क्या होता है? नियत होता है। द्रव्यमान नियत होता है, यानी द्रव्यमान पृथ्वी पर जितना होगा चंद्रमा पर भी उतने होगा। जैसे कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान रखती है तो चांद पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा? 50 किलोग्राम ही रहेगा। सूर्य पे चला जाए तो भी उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही रहेगा। यानी द्रव्यमान एक संरक्षित राशि है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओगे द्रव्यमान के मान में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे चांद पर हो चाहे पृथ्वी पर हो। अंतर कहाँ आएगा? अंतर आएगा वस्तु के भार में। जो वस्तु का भार है वो बदल जाएगा। वस्तु का भार क्यों बदल जाएगा? वस्तु का भार बदलने का कारण है, भार की जो परिभाषा है वो कहती है कि पृथ्वी किसी द्रव्यमान को अपने और जितने बल से आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। तो जो भार है वो एक प्रकार का बल है, और जिस ग्रह पर या उपग्रह पर आप द्रव्यमान को रखोगे उस ग्रह या उपग्रह द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही उस वस्तु का भार होता है। तो अगर वस्तु पृथ्वी पर होगी तो वस्तु का भार ज़्यादा होगा, चाँद पे ले जाओगे तो वस्तु का भार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चाँद की तुलना में बहुत बड़ी है, और पृथ्वी बड़ी है इसीलिए इसके द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भी क्या होता है? ज़्यादा, और चाँद के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कम होता है। तो जो भार है, जो बल है, आकर्षण शक्ति, जो द्रव्यमान को आकर्षण करने की शक्ति है, वह प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान प्रत्येक ग्रह के लिए एक समान होता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बात एकदम स्पष्ट है। पहली बार चांद पे जाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? राकेश शर्मा तो भारतीय थे, उन्होंने अंतरिक्ष में गए थे, चांद पर नहीं। नील आर्मस्ट्रांग वो पृथ्वी से चांद पर गया था अपोलो 11 रॉकेट के द्वारा। अब नील आर्मस्ट्रांग का जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर था, चांद पर भी उनका द्रव्यमान उतना ही था। अगर वो 65 किलोग्राम के पृथ्वी पर थे तो 65 किलोग्राम के वो चांद पर भी थे। लेकिन हुआ क्या? उनके भार में कमी आ गई। तो पृथ्वी पर जब सीढ़ियों पे आप पैर रखते हो तो आसानी से चल सकते हो, पृथ्वी पर आसानी से दौड़ लगा सकते हो, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को आपने अपने शरीर के अनुसार क्या किया है? बैलेंस कर लिया है, संतुलित कर लिया है।
अब चाँद पे जब वो अचानक से पहुँचे और पहली बार उन्होंने पैर रखा तो उनका भार बहुत कम क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है चाँद की। फिर जब वहाँ चलने का प्रयास करते तो वो चल नहीं पाते, वहाँ पर कूदना पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे चलते हैं ना, ऐसे अगर चाँद पे ऐसे 2 कदम आप ऐसे बढ़ाओगे तो यहाँ से ऐसे ही पैर करोगे, वहाँ जाके गिरोगे, कम से कम 12 फीट दूर जाके गिरोगे। यानी नॉर्मल चाल पे अगर आप चलोगे तब भी लगभग 1 कदम आपका 10-12 फीट लंबा हो जाएगा। यानी वहाँ मेढक की तरह उछल उछल के चलना पड़ता है। उसका कारण ग्रेविटी। चाँद का द्रव्यमान, यानी चाँद का साइज छोटा है, द्रव्यमान कम है, इसीलिए चाँद द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? कम है। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का नाम सुना होगा? बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से भी बड़ा है। अगर बृहस्पति पे किसी आदमी को छोड़ दिया जाए, जैसे पृथ्वी पर हम नॉर्मल चल लेते हैं, चाँद पर हमने कहा कि अगर आप थोड़ा सा कूदने का प्रयास करोगे तो 12-13 फीट हाइट आप ऊपर कूद सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी कम है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। लेकिन बृहस्पति पृथ्वी से भी बड़ा है, और अगर किसी को बृहस्पति पे छोड़ दें तो एक व्यक्ति क्या, जो 100 किलो का अगर आदमी होगा तो उसका भार लगभग हाथी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है बृहस्पति का, तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल भी तो ज़्यादा होगा। और उतने गुरुत्वाकर्षण बल से जब बृहस्पति किसी द्रव्यमान को अपनी तरफ खींचता है तो फिर वो द्रव्यमान उठने में समर्थ नहीं रहता। तो अगर कोई चीज़ आप बृहस्पति पे ले जाके एक जगह डाल दोगे तो उसी बृहस्पति ग्रह पे वो चिपक जाएगा। जैसे इंसान है, इंसान को ले जाके ऐसे बृहस्पति पे आपने खड़ा कर दिया तो फिर वहाँ से वो हिल नहीं सकता, ऐसे खड़ा रहेगा वो। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल उस व्यक्ति को अपने में क्या करेगा? चिपका लेगा, क्योंकि व्यक्ति द्वारा लगाया गया जो बल है वो बहुत कम होगा, जबकि बृहस्पति का बल बहुत अधिक होगा। तो आप शक्तिमान धारावाहिक देखे हो ना, शक्तिमान में प्लास्टिका नाम की एक राक्षसी होती है, उसको शक्तिमान उठा के अंतरिक्ष में फेंक देता है, फिर वो चिपक जाती है, ग्रह में उठ नहीं पाती है। वो इसी का उदाहरण है, ग्रेविटी का ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगला हम पढ़ाएंगे विद्युत धारा। लेकिन द्रव्यमान की विशेषता याद रखना कि द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है, ये ग्रहों के अनुसार बदलता नहीं है। जबकि भार क्या है? परिवर्तनशील है। जैसे जैसे ग्रह बदलेंगे वैसे वैसे भार भी क्या होगा? बदलेगा। बड़े ग्रह होंगे तो ज़्यादा भार महसूस होगा, छोटे ग्रह होंगे तो भार कम महसूस होगा। ये इतनी बातें स्पष्ट हैं। अब विद्युत धारा पे आते हैं। देखो, फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, एक है यांत्रिकी और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो यांत्रिकी मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स में सारे गुण द्रव्यमान वाले ही होते हैं। द्रव्यमान को चलायमान करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, द्रव्यमान में ही परिवर्तन करना होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें द्रव्यमान से ज़्यादा आवेश का महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स में द्रव्यमान से ज़्यादा किसका महत्व है? आवेश का महत्व है। और आवेश क्या चीज़ है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैकेनिक्स में द्रव्यमान को विशिष्टता दी गई है, उसकी परिभाषा, उसके बारे में हमने चर्चा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश को दिया गया है। अब आवेश क्या कर सकता है ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक वस्तु है और दूसरी वस्तु को अगर घर्षण किया जाए तो उन दोनों वस्तुओं के अंदर कुछ द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण उन पर कुछ विपरीत करैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, और उस करैक्टर को ही क्या कहा जाता है? आवेश। जैसे कंघा है, कंघे को बाल में रब करे तो उसमें भी आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी तरीके से प्लास्टिक के या पॉलीथीन के या मच्छरदानी या स्वेटर जो वूलन कपड़ा हम पहनते हैं वो भी ये गुण रखता है कि नहीं? तो ये जो विशिष्ट गुण है वो आवेश। और आवेश हमने आपको बताया था कि 2 करैक्टर में हो सकता है, या तो आवेश स्थिर होगा या आवेश गतिमान होगा। तो जब आवेश स्थिर होता है तो वह स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र? और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका मतलब है कि वह केवल वैद्युत बल आरोपित कर सकता है। लेकिन जो आवेश गति कर रहा होगा, गतिमान होगा, वह आवेश वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। गतिमान आवेश वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब अगर कोई आवेश गतिमान है तो उस आवेश की गतिमान अवस्था को ही क्या कहते हैं?
विद्युत धारा कहते हैं या वैद्युत धारा कहते हैं। किसी आवेश के गत्यात्मक अवस्था को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। यानी आवेश अगर गति कर रहा है तो इसका मतलब है कि जिस पदार्थ से गति कर रहा होगा उस पदार्थ में धारा प्रवाहित हो रही होगी। जैसे तांबे का एक तार लिया और अगर उस तांबे के तार में आवेश गति कर रहा है तो इसका मतलब है कि धारा प्रवाहित हो रही है। कोई संदेह? तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि गत्यात्मक आवेश की अवस्था ही क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक भी होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। और एम्पियर कौन है? देखो, फिजिक्स में या कोई भी साइंस का जो क्षेत्र है उसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या समझते हो ना? बहुत मेहनत करना पड़ता है कोई एक नया रिसर्च लाने के लिए, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जैसे फैराडे ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया तब जाके वो जनरेटर बना पाया, और जब जनरेटर बना तो उसका सुख भोगने के लिए वो ज़िंदा भी नहीं बचा। बहुत कम अल्प आयु में 30-32 साल की उम्र में उसकी डेथ भी हो गई थी। जितनी उम्र में हम लोग पढ़ाते लिखते हैं, ठीक है, उतने टाइम में उसकी डेथ भी हो गई। तो अब इतना महान कार्य जो जनरेटर उन्होंने बनाया था, आज उसी जनरेटर की देन है कि बिजली आपके घरों तक आ रही है। चाहे वो सरकार बिजली बना के भेजे, चाहे आप जनरेटर लगा के खुद चलाओ। बनता तो डायनमो से ही है ना, और वो डायनमो फैराडे ने बनाया। तो कितनी कठिन तपस्या की, 17,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए छोटे से उम्र में, और तब जाके वो जनरेटर बना। अब कल्पना करो कि इतना महान कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में जहाँ किसी व्यक्ति ने महान कार्य किया है उस व्यक्ति को उसके कार्य के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे कि उस व्यक्ति की पहचान सदा के लिए बनी रहे, उसका सम्मान हो। ठीक इसी तरीके से विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। और एम्पियर इसीलिए किया गया क्योंकि सबसे पहले विस्तृत रूप से विद्युत धारा की व्याख्या किस व्यक्ति ने की थी? एम्पियर ने की थी। इसीलिए इसका मात्रक एम्पियर भी लिखा जाता है। और एम्पियर के पहले इसका मात्रक था कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड में कूलाम को रिस्पेक्ट दिया गया। क्यों? क्योंकि कूलाम ने ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जों का विश्लेषण करके उनके बीच लगने वाले बल को व्यक्त किया था, फार्मूलेशन किया था। और वही व्यक्ति आगे चल के आपको बताएगा गॉस के साथ मिल कर के कि हम वैद्युत आवेश को फिजिकली नहीं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिजिकल ट्रांसफ़र करने का मतलब समझते हो? जैसे ये पोडियम यहाँ रखा हुआ है, फिजिकल ट्रांसफ़र करने का मतलब कि हम इसको दो लोगों से कहेंगे पकड़ो उठा के ला के यहाँ रख दो, तो ये हुआ फिजिकल ट्रांसमिशन, भौतिक रूप से आपने अब स्थापित किया। अगर यही चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो हम इसको यहाँ उठा के फिजिकली नहीं लाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी ये कार्य हो सकता है। तो आवेश का स्थानांतरण फिजिकल नहीं, रगड़ने से नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करेंगे इसकी व्याख्या करेंगे। उसके लिए विद्युत विभव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं भाई? विद्युत विभव। और विद्युत विभव में एक धारणा होती है कि आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसे पानी होता है, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक उसी तरीके से आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये विद्युत धारा क्या है, ज़रा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके मात्रक और ढेर सारे पैमाने पर चर्चा करेंगे। लिखो। किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। नोट कर लिए? तो विद्युत धारा क्या है भाई? आवेश प्रवाह की दर। प्रति सेकंड आवेश किस रेट से प्रवाहित होता है उसी दर को ही हम कहेंगे विद्युत धारा।
तो परिभाषा के अनुसार अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q/T, जहाँ I क्या है, वैद्युत धारा है, और Q क्या है, आवेश, और T है समय। कितने समय में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ, इसकी दर को ही कहते हैं विद्युत धारा। ये जो लिखा है ये एक एवरेज वैल्यू है। कैसे वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। अगर हम इंस्टेंट वैल्यू लिखना चाहें, इंस्टेंट वैल्यू यानी तात्क्षणिक, जैसे आपको पता करना हो कि 0.5 सेकेंड पर कितना आवेश ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके लिए हम डिफरेंशियल वैल्यू यूज़ करते हैं। कौन सा वैल्यू यूज़ करोगे भाई, डिफरेंशियल। और उसको कैसे लिखते हैं, dQ/dt, I = dQ/dt लिखते हैं। और ये dt क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है, dt टेंस टू 0, बहुत छोटे समय के लिए, यानी आप समझो क्षणिक, इंस्टेंट, अभी के अभी कितनी करंट की वैल्यू है वो ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एवरेज वैल्यू ज्ञात करने के लिए है और ये इंस्टेंट वैल्यू ज्ञात करने के लिए, दोनों से हम विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई संदेह तो नहीं किसी को? अच्छा, अब इसके बाद आपको एक और सिद्धांत पढ़ाया गया है, क्वांटीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, क्वांटीकरण। और आवेशों के जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो मैंने आपको बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार इस पृथ्वी पर व्याप्त जितना भी आवेश आपको मिलता है वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी जो आवेश Q है वो N के समतुल्य होता है। जो आवेश Q है वो किसके समतुल्य होगा, Ne के समतुल्य होगा। जहाँ N क्या है, N है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे नेचुरल नंबर ना कह के अगर होल नंबर कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आवेश 0 भी हो सकता है, आवेश 1e भी हो सकता है, आवेश 2e भी हो सकता है, आवेश 3e भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको नेचुरल नंबर से लिखें, होल नंबर से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम Q बराबर Ne का इस्तेमाल करें, Q बराबर Ne का इस्तेमाल करें तो ये जो फॉर्मूला I बराबर Q/T है ये बदल जाएगा। फिर ये बन जाएगा I बराबर Ne/T। यहाँ से अगर हम देखें तो I को ऐसे लिख सकते हैं, N × E/T। I बराबर N × E/T। और E/T क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश और T है टाइम। यहाँ था आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर है ना, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, E/T को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है वह भी क्या होती है, विद्युत धारा। आप यहाँ परिभाषा लिखोगे तो बोलोगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q/T। यहाँ अगर आप लिखोगे तो आवेश प्रवाह की जगह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को भी हम विद्युत धारा कहते हैं। जानकारी स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? तो ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। अगला हेडिंग लगाओ, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। देखो, जो विद्युत धारा है इसका मात्रक लिखना है हमें। हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा I होती है वो होती है Q/T। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो अगर विद्युत धारा का मात्रक यानी I का मात्रक लिखोगे तो Q का मात्रक लिखना पड़ेगा और T का मात्रक लिखना होगा। मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो हम शॉर्ट में U लिखेंगे, समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, यूनिट, यानी हम मात्रक लिख रहे हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ चार्ज एंड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। आवेश और समय के मात्रकों का अनुपात। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक
कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड ये किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ठीक है, तो ये एक मात्रक हो गया। इसके बाद चूंकि धारा पर काम एम्पियर ने किया था तो एम्पियर ने भी तो कुछ कहा होगा, तो इसका एक अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड की जगह, कूलाम प्रति सेकंड की जगह एक अन्य मात्रक लिखा जाता है, वो है एम्पियर। क्या नाम है भाई? एम्पियर है। तो जो एम्पियर है वो भी किसका मात्रक है? ना कूलाम नहीं, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक जैसे कूलाम प्रति सेकंड, उसी के समकक्ष एक मात्रक क्या है? एम्पियर। अब ये एम्पियर जो लिखा हुआ है यहाँ से देखो तो एक कूलाम प्रति सेकंड एक एम्पियर के क्या है? बराबर। एक कूलाम प्रति सेकंड एक एम्पियर के बराबर है। अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आखिर एम्पियर जो लिखा हुआ है वह विद्युत धारा का मात्रक तो है, परंतु एक एम्पियर का मतलब क्या होता है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका मतलब समझाते हैं आपको कि एक एम्पियर कितना होता है। हेडिंग लगाइए, एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एक एम्पियर किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम आज सीखेंगे। देखो, एम्पियर ने ही इसकी परिभाषा दी थी, इसलिए एम्पियर के नाम से परिभाषा रखी गई है कि वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसने वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को परिभाषित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था उसको आप लोग ध्यान से देखिए। एम्पियर की परिभाषा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो इस तरीके से समांतर धारावाही चालक तार लिए गए। ठीक है, दो तार हैं और दोनों एक दूसरे के क्या रखे गए हैं? समांतर, पैरेलल रखे गए हैं। इनके बीच में वैक्यूम है या तो एयर है, यानी या तो कुछ भी नहीं है या फिर इन दोनों तारों के बीच में वायु है। वैक्यूम माने निर्वात और एयर माने हवा। तो या तो इन तारों के बीच में वैक्यूम है या फिर क्या है? एयर है। इतनी बात स्पष्ट है। वैक्यूम या एयर के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। दोनों तार समानांतर रखे हुए हैं। एम्पियर ने दोनों में धारा प्रवाहित की समान दिशा में, ऐसे यहाँ भी धारा I1, यहाँ मान लेते धारा क्या है? I2। और दोनों में जो धारा इसने प्रवाहित की, इसके कारण ये दोनों तार एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करने लगे। क्यों आरोपित किया बल? क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर स्थिर आवेश है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर गति का आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, कोई भी गतिमान आवेश होगा तो उससे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर अगर धारा बह रही है तो धारा का मतलब आवेश ही तो प्रवाहित हो रहा है कि नहीं? धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब ये गतिमान है। और जो आवेश गतिमान है तो चुंबकीय बल भी लगाएगा और वैद्युत बल भी लगाएगा। तो ये दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं, दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो ये पहले का दूसरे पर और दूसरे का पहले, पहला तार दूसरे पे लगाएगा, दूसरा तार पहले पर लगाएगा। ठीक है, इस तार की लंबाई को मान लेते हैं क्या? कैपिटल L। ये है तार की लंबाई। और इन दोनों तारों के बीच की दूरी को हमने माना स्मॉल r। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था वो यही है कि दो समांतर धारावाही चालक लिए गए, इनके बीच की दूरी स्मॉल r मान लो है, और इन तारों की प्रारंभिक लंबाई L है। इन दोनों तारों को सम्मुख रख करके निर्वात या वायु में इनमें धारा प्रवाहित की गई। अब जब धारा प्रवाहित की गई तो ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगता है उसका फॉर्मूला है F/L
बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 इंटू I2 बटे R। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 इंटू I2 बटे R। तो पूरी लंबाई पर कितना बल लगेगा वो भी ज्ञात कर सकते हो L का गुणा करके कि पूरी लंबाई पर कितना बल लगेगा, लेकिन जो इन्होंने परिभाषा दिया था वो प्रति एकांक लंबाई के लिए था। अब इसमें माना गया कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और तारों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। तारों के बीच की दूरी 1 मीटर और इनमें प्रवाहित धारा क्या है 1 एम्पियर की है। सो F बटे L का मान क्या हो जाएगा, F बटे L का मान आ जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणे 1 इंटू 1 बटे 1। यहाँ से आप देखो तो F बटे L का मान म्यू नॉट बटा 2 पाई आ रहा है। जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, विद्युतशीलता नहीं। यस, ये निर्वात की क्या है चुंबकशीलता है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 पावर नेगेटिव 7, 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7। ये निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान होता है। ये मान हम यहाँ रखें तो F बटे L की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ दिख रहा होगा, आप लोग भी देखिए। F बटे L बराबर जो ये म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हटा के क्या लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर नेगेटिव 7। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर नेगेटिव 7 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 2 पाई। तो पाई से पाई और 2 से 4 कट गया। F बटे L की वैल्यू आ गई 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन प्रति मीटर सेकंड। क्यों, बल जो लग रहा है वो प्रति एकांक लंबाई पे है ना, तो यहाँ लंबाई का मात्रा मीटर होगा। तो जो बल आया वो कितना आया 2 गुणे 10 की घात 7 ऋण 7 न्यूटन प्रति। यस, यहीं से इसकी परिभाषा दी जाती है कि यदि निर्वात अथवा वायु में एकांक दूरी पर रखे गए दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है। तो पहले परिभाषा आप लिख लो, फिर ये लिखना कि कैसे आया। लिखो, निर्वात अथवा वायु में निर्वात अथवा वायु में एकांक दूरी पर निर्वात अथवा वायु में एकांक दूरी पर रखे गए दो समांतर सीधे धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन हो तो 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन हो तो, हाँ हो तो, जापानी भाषा नहीं है, हिंदी ही है। हो तो, हाँ हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये हो गया
एम्पियर की परिभाषा। इसे नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।